डियर व्यूअर्स, मेरा नाम सईद पाशा है। बाय एजुकेशन मैंने डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में EMBA किया है और प्रोफेशनली मैं IOSH का ग्रेजुएट मेंबर हूँ, ASSP US का मेंबर हूँ और ASSP पाकिस्तान चैप्टर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है प्लांट प्री स्टार्टअप। कोई भी प्लांट हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इनिशियली जब उसको स्टार्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से उसके लिए एक प्रॉपर मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर लेआउट किया जाता है जिसके तहत आप उस प्लांट को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का एलिमेंट नंबर 6 ये भी इस बात का तकाजा करता है कि प्लांट को स्टार्ट करने से पहले PSSR या प्री सेफ्टी स्टार्टअप रिव्यू किया जाए। ज़रूरी नहीं कि हर प्लांट के ऊपर प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का मैकेनिज्म जो है वो वैलिड हो। अगर किसी प्लांट में जो रिक्वायर्ड केमिकल की थ्रेशोल्ड है, केमिकल के जरिए कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, तो फिर PSM का एलिमेंट वहाँ पे लागू नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 10,000 लीटर अगर डीजल किसने स्टोर किया हुआ है लेकिन वो फ्यूल पर्पस के लिए, जनरेटर्स के लिए है, उससे कोई और प्रोसेसिंग नहीं हो रही, तो PSM वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद प्लांट को स्टार्ट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर की जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो स्टार्टअप टीम है, जो क्रॉस डिपार्टमेंट होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेक श्योर करे कि प्लांट की जो कंस्ट्रक्शन है, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट की इंस्टॉलेशन, मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन एंड ड्राइंग और जो प्रोसेस की ड्राइंग्स हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। जो स्पेक्स हैं जो क्लाइंट ने दिए थे और जो मैन्युफैक्चरर ने बनाए हैं वो टैली करने चाहिए, या जिस सीक्वेंस में इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना था उस सीक्वेंस में इक्विपमेंट को इंस्टॉल होना चाहिए। अब प्लांट में डिफरेंट इक्विपमेंट और मशीनरीज हैं, जैसे उसमें वेसल है, पाइपिंग है, पंप्स हैं, जनरेटर है, कंप्रेसर है। तो हर पीस ऑफ इक्विपमेंट को जो है वो इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे वेसल इंस्टॉल है तो उसको इंटीरियर, एक्सटीरियर, और अगर वेसल के अंदर कोई फिल्टर या स्ट्रेनर या मैश इंस्टॉल है उसको मेक श्योर किया जाए कि वो प्रॉपरली इंस्टॉल हैं, क्लीन हैं और कोई डैमेज तो नहीं, कोई ब्लॉकेज तो नहीं। इसी तरह जब भी प्लांट इंस्टॉल किए जाते हैं उसके जो इक्विपमेंट जो इंस्टॉल होते हैं उसका एक से दूसरे इक्विपमेंट के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाता है, ताकि अगर मेंटेनेंस की जाए या कोई मैकेनिकल एड को इस्तेमाल किया जाए, लाइक ट्रॉली वहाँ पे लाने की ज़रूरत है, टूल ट्रॉलीज को, या फोर्कलिफ्ट को वहाँ पे लाने की ज़रूरत है, या पे वहाँ क्रेन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप वहाँ पे अपना फ्रीली काम कर सकते हो। इसी तरह वहाँ पे पाइपों को अगर वेल्ड किया गया है उनके लिए एक्सेस वेज, पंप्स जो इंस्टॉल हैं, जो पाइप इंस्टॉल हैं, उनके जो एक्सेस वेज हैं, जो वॉक वे हैं, वो क्लियर होने चाहिए, अनअब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए और उनकी सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए अराउंड द इक्विपमेंट। वहाँ पे मेंटेनेंस करने में कोई प्रॉब्लम या इंस्टॉलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह प्लांट के ऊपर जो सर्विस लाइंस हैं, एयर्स की लाइन है, वाटर लाइन है या कोई फ्यूल की लाइन है, उनको भी अनब्लॉक्ड होना चाहिए। उनके अंदर फर्स्ट के अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको फ्लश कर लिया जाए या एयर के साथ उसको फ्लश कर लिया जाए और मेक श्योर किया जाए कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या ऐसे कोई जैसे फर्स्ट के जी रस्ट है वो नहीं होनी चाहिए जो बाद में प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन करे और प्रोडक्ट को क्वालिटी को डाउनग्रेड करे या फ्लो के अंदर हिंड्रेंस पैदा करे। अगर इन लाइनों को वाटर के साथ फ्लश किया जा रहा है तो फिर मेक श्योर किया जाए कि वाटर का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। मे बी के पहले मरहले में जो वाटर होगा वो डिसकलर्ड हो, ब्लैक कलर का वाटर आ रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वाटर जो है वो नेचुरल कलर में आपको नजर आता है तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि अब लाइन जो है वो साफ हो चुकी है और वो काबिल इस्तेमाल है। उसके अंदर कोई भी सस्पेंडेड डस्ट थी या पार्टिकुलेट मैटर्स थे वो सारे के सारे फ्लश आउट हो गए। अगर कोई बड़े साइज की सर्विस लाइन है और उसको इंजीनियर्स हैं या टीम है वो जज करती है कि वाटर के साथ इसको फ्लश करना इतना प्रैक्टिकल नहीं है, कई एक रीज़न हो सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी के अंदर वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना या उसके बाद वाटर को डिस्पोज ऑफ करना, तो उसके बाद अगर टीम फैसला कर लेती है कि वाटर की बजाय इसको एयर से वैक्यूम कर लिया जाए तो वो तरीका भी दुरुस्त है।
پھر صرف میک شور اتنا کرنا ہے کہ جو ایگزاسٹ ایئر ہے اس کو چیک کر لیا جائے کہ اس کے اندر ڈسٹ یا رسٹ یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ایسے کوئی پارٹیکلس تو نہیں آ رہے. اگر وہ کلیئر نظر آتی ہے ان چیزوں کے بغیر ہیں تو پھر ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ اب یہ لائن جو ہے وہ کلیئر ہے اور ریڈی ٹو یوز ہے. جو بھی پلانٹ انسٹال ہوتا ہے ایک اکوپمنٹ سے دوسرے اکوپمنٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے پائپنگ کا استعمال ہوتا ہے اور کئی ایک پائپنگ جو ہوتی ہیں وہ روٹیٹنگ اکوپمنٹ یا مشینری کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جس طرح پمپس ہوتے ہیں، جنریٹر ہیں، کمپریسر ہیں. ان لائنوں کو بھی جب کنیکٹ کیا جا رہا ہے یا ویلڈ کیا جا رہا ہے یا ان پہ لیتھ کا کوئی کام ہو رہا ہے یا مینوفیکچرنگ جب ہو رہی ہے، فیبریکیشن ہو رہی ہے، تو پھر یقین کیا جائے کہ اس کی جو لیفٹ اوور ہیں وہ پائپ کے ان سائڈ نہیں ہونے چاہیے، ان کو بھی وہاں سے فلش آؤٹ کرنا چاہیے، ریموو کرنا چاہیے. پائپ جب اگر سائڈ پہ پہنچتے ہیں، اگر اسی وقت انیشلی ان کو سلیکا جیل فل کر کے ان کے جو تھریڈ ہیں ان پہ کیپ لگا لیا جائے تو ڈیورنگ کنسٹرکشن یا ڈیورنگ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے اس سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. پائپ کے اندر ڈسٹ شامل نہیں ہوگی یا کوئی ایسے ریپٹائل یا ایسی چیزیں اس کے اندر داخل نہیں ہوگی جو کہ بعد میں پرابلم بنتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر پائپوں کے اوپر کوئی تھوڑی بہت رسٹ نظر آتی ہے تو اس کو پھر وائر برش کے ساتھ یا کوئی رسٹ ریموور آپ کے پاس کوئی کیمیکل ہے اس کے ذریعے آپ ریموو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو میک شیور ہو کہ اس کی وجہ سے پروڈکٹ کی کوالٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوگا. جب اکوپمنٹ کو فلش کر لیا جائے، کلین کر لیا جائے، پھر اس کو سمبل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں پیکنگ دی جاتی ہے، اس میں سیلنگ ہوتی ہے، لوڈ کیا جاتا ہے ان کو، اور پھر جو ریکوائرڈ فلوڈ ہوتا ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ لیک نہ ہو سکے. تو ریکوائرڈ جو فلوڈ ایڈ کیا جاتا ہے اس کے بیسکلی دو ہی پرپز ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیٹ کو ٹرانسفر کرتا رہے اور دوسرا جو اکوپمنٹ کی جو فرکشن ہے اس کو وہ پروٹیکٹ کرتا رہے. جتنی بھی موونگ مشینری ہیں اس کو پراپر طریقے سے الائن ہونا چاہیے. کئی اکوپمنٹ ایسے ہوتے ہیں اگر الائن نہ ہو تو سٹارٹ ہی نہیں ہوتے، ان کو لوبریکیشن کی ضرورت ہے تو ان کو پراپر لوبریکیٹ کیا جائے. اور پھر جو موونگ جو ڈائریکشن ہے کلاک وائز ہے، اینٹی کلاک وائز ہے، اسی طریقے سے اس مشینری کو انسٹال کیا جائے تاکہ جب اس کے پرائم موور کو انرجائز کیا جائے تو کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو. لیکن اگر ٹیسٹ ہو تو موٹر ڈرائیو جو ہوتی ہے وہ شافٹ سے انکپل کی جائے تاکہ انیڈورٹنٹلی اسٹارٹ اپ ہونے کی وجہ سے مینٹیننس ہینڈ کو جو ہے وہ پرابلم نہ ہو. پمپ کے جو سکشن ہے اس کے اوپر اسٹینرز فلٹر لگے ہوتے ہیں، چاہے وہ پرماننٹ ہیں یا ٹیمپریری ہیں، اگر ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو انسٹالڈ ہونا چاہیے. اسی طرح پمپ کے اوپر جو وینٹ یا ڈرین والز لگے ہیں وہ کلوز ہونے چاہیے تاکہ کسی قسم کی لیک کا احتمال نہیں ہونا چاہیے. پائپ لائن کے اوپر جو ویلوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ویلوز لگے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ان کے پرپز ہوتے ہیں، کوئی اوپن ہوتے ہیں، کوئی کلوز ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایسے لوبریکیٹ کیجئے وہ فری ٹو موو ہو، ایزیلی ان کو ہینڈل کیا جا سکے اور ان کو اوور ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح جو نان ریٹرن والو ہیں وہ ڈائریکشن آف فلو کے مطابق انسٹال ہونے چاہیے یا جو مینوفیکچرنگ کی ڈیزائن کے اوپر انہوں نے مارکنگ دی اس کے مطابق اس کو انسٹال ہونا چاہیے. پمپ کمپریسرز وغیرہ کو چیک کر کے سیل کیا جائے اور میک شیور کیا جائے کہ انسٹالیشن کریکٹ ہے اور جو ریکوائرڈ فلوڈ ہے وہ فل کر دیا گیا ہے اور جو ان کے ساتھ پائپنگ ہے وہ پراپرلی انسٹالڈ ہیں اور اکوپمنٹ جو ہے وہ فنکشن کی پوزیشن میں موجود ہے. اس طرح جو PRV PSV ہیں ان کو چیک کر لیا جائے کہ وہ پراپرلی انسٹالڈ ہیں، جو ان کی لوکیشن ہے جو کریکٹ لوکیشن ہے وہاں پہ انسٹال ہیں، اور پھر ان کی جو سیٹنگ ہے وہ پراپر طریقے پہ فرض کیا کہ کسی بھی ایک PRV کو جو آپ کہتے ہیں یا PSV کو 100 PSI کے اوپر سیٹ کر دیا گیا ہے. گریٹر دین دیٹ اگر پریشر ہوگا تو وہ ریلیف آف ہو جائے گا. تو اگر میری ریکوائرڈ 100 PSI ہے تو پھر اس کے مطابق یا اس سے جو بھی آپ کی سیٹنگ ہوگی اس کے مطابق اس کی سیٹنگ کو کریکٹ کیا جائے. اگر یہ کریکٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ کا اکوپمنٹ جو ہوگا وہ ایٹ سٹیک ہوگا. اسی طرح جو ریلیف والو ہیں، بائی پاس والو ہیں، جو وینٹ ہیں وہ کلوز ہونے چاہیے. جب فزیکلی چیکنگ ہو رہی تھی تو فائنلی آپ پورے انٹائر سسٹم کو چیک کریں، ٹیسٹ کریں اور میک شیور کریں کہ وہاں پہ لیک نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایئر ٹریپ ہو رہی ہے تو ایئر کو پھر پرج آف کرنے کی ضرورت ہے. جب فزیکل انسپیکشن کمپلیٹ کر لی جاتا ہے، ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر لیک ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ لیک نہیں ہے. اگر اس وجہ سے لیک جو ہے وہ آبزرو ہوتی ہے تو پھر اس کو دی اینڈ دیئر ہی ریپیئر کرنا چاہیے. اور پھر اس لیک کو جو پروڈکٹ تھی کو سپل کر رہی ہے یا ڈرپنگ کر رہی ہے
आपके पास कलेक्शन इक्विपमेंट क्या है, ड्रिप ट्रे हैं या कोई ड्रम है, उसके ज़रिए उस लीक को जो प्रोडक्ट आपकी उसको कलेक्ट किया जाए और फिर उसको जो है प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ किया जाए। या आपकी कंट्री में इस तरह के हैज़रडस मटेरियल को ट्रीट करना या उसको डिस्पोज करने का जो तरीका है उसको अडॉप्ट किया जाए। अगर फर्ज की आप समझते हैं कि कंट्री में ऐसा कोई लॉ नहीं है तो जो कंपनी का स्टैंडर्ड होगा उसको फॉलो किया जाए, लेकिन हर हाल में जो हैज़रडस सब्सटेंस हैं उनको सॉइल के ऊपर जो है वो थ्रो नहीं करना चाहिए, इससे सॉइल कंटेमिनेशन होती है। अगर किसी पूरे प्लांट की बजाय एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट को जो है वो शट डाउन के दरमियान या उसकी को मेंटेनेंस की गई है और फिर प्लांट को रन कंडीशन में लाया गया है, तो फिर उस एरिया को फोकस किया जाए कि क्या मेंटेनेंस के बाद वहाँ पे कोई लीक तो नहीं हो सकती या उसके कुछ चांस हैं। तो जब आप उसको प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग में फोकसिंग कर रहे होंगे, अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो फिर आप उसको कलेक्शन इक्विपमेंट के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं। या जो आपकी अपनी इंस्पेक्शन का तरीकाकार है उसके मुताबिक टाइम टू टाइम आप फोकस रख सकते हैं अपने इक्विपमेंट के ऊपर कि किस इक्विपमेंट के अंदर या किस एरिया के अंदर ऐसे चांस हैं कि वहाँ पे लीकेज या स्पिल हो सकती है, उनको मॉनिटर किया जाए। इसके बाद आप EST पे फोकस करते हैं कि अगर फर्स्ट के प्लांट को स्टार्ट किया जाता है, कुछ देर प्लांट स्टार्ट होता है और आप नॉर्मल बजाय एबनॉर्मल, उसमें एबनॉर्मल नॉइज आना शुरू हो गई है या आप नॉर्मली आप देखते हैं कि टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया है या प्रेशर जो है वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं और आपको प्लांट जो है वो इमरजेंसी तौर पे शट डाउन करने की ज़रूरत है, तो फिर EST बटन को पुश किया जाए। जनरली EST को क्यों पुश किया जाता है? जस्ट टू प्रोटेक्ट द पीपल, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एनवायरमेंटल एमिशंस, टू प्रोटेक्ट द equipment या asset which are in dangers, to protect the product from the leaks and spills। लेकिन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। हो सकता है कि कंपनी ने इससे ज्यादा सिनेरियो दिए हों। फर्ज किया कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, फर्ज किया कि कोई बाहर से, ठीक है, सिविल डिस्टर्बेंस हुई, किसी ने अटैक कर दिया, तो उस सूरत में भी हो सकता है कि कंपनी ने ये ऑर्डर जारी किए हो, जो प्रोसीजर बनाया हो, EST बटन को पुश किया जाए। EST को पुश करने के लिए स्टाफ का ट्रेंड होना जरूरी है या उनको उन लोकेशंस का पता होना चाहिए कि EST बटन कहाँ पे इंस्टॉल हैं और उनको कहाँ से पुश किया जाएगा ताकि प्लांट को इमरजेंसी तौर पे शट डाउन कर लिया जाए। तो ट्रेनिंग, सिनेरियो एनालाइजेशन और रिस्क असेसमेंट उसको जरूरी है कि अगर आप EST नहीं करेंगे तो क्या रिस्क इन्वॉल्व है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। फाइनली बिफोर टू पुश द स्टार्ट बटन, प्री स्टार्ट सेफ्टी रिव्यू किया जाएगा। प्री स्टार्ट सेफ्टी रिव्यू से मुराद ये है कि जो आपने फिजिकल इंस्पेक्शन की, लीक्स के जो आपके पास कोई रिजल्ट आए थे या आपने इक्विपमेंट को चेक किया, उसके प्रोसीजर वगैरह का, तो अब डॉक्यूमेंट्री चीजें देखें। HSE मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस के प्रोसीजर क्या कहते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या कहता है, रिस्क असेसमेंट क्या कहती है, PPE की रिक्वायरमेंट क्या है, फायर फाइटिंग या इमरजेंसी के जो रिसोर्स हैं वो क्या हैं, फायर फाइटिंग टीम मौके पे मौजूद है, फायर फाइटिंग के रिसोर्स मौजूद हैं कि फर्स्ट के जी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हैं, फोम की ट्रॉलीज हैं, ड्राई केमिकल पाउडर का सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है, कोई स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, कोई फायर लारी वहाँ पे मौजूद है या वहाँ पे कोई हाइड्रेंट सिस्टम है या कुछ भी नहीं है। हम लोकल जो फायर फाइटिंग सर्विसेज है उस पर डिपेंड करते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है और उनके पास क्या रिसोर्स हैं कि अगर फर्ज किया किसी प्लांट के ऊपर आग लगती है तो वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं आउटसोर्स सर्विसेज वाले या कि नहीं। लेकिन जरूरी नहीं कि प्री स्टार्ट सेफ्टी रिव्यू जो है वो पूरे प्लांट का किया जाए। हो सकता है कि आपने कोई नया इक्विपमेंट लीज किया हो, टेम्परेरी हायर कर लिया हो या कोई मॉडिफिकेशन की हो, उसके लिए फिर MOC और फिर आपको PSSR करने की जरूरत है। या कोई आप सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं, तो उन चीज़ों से उस जो हैज़रडस सब्सटेंस जिसको आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं उससे प्लांट के दूसरे जो सेगमेंट्स हैं या दूसरे जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या फ़र्क आता है, उसके लिए MOC करने की ज़रूरत है, फिर PSSR करने की ज़रूरत है। तो आपका रिस्क असेसमेंट आपको फिर गाइड करेगा क्या ये जो चेंज है इससे रिस्क लेवल नहीं बढ़ रहा, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर उसमें कोई चेंज पैदा हो जाती है जो उस वक्त कंट्रोल नहीं हो सकती तो शायद फिर ये पूरे का पूरा स्टार्टअप प्रोसीजर जो है वो डिले हो जाए। तो इसलिए किसी भी चेंज से पहले या कई कंपनियों ने अपने MOC में
सिनेरियो दी हुई हैं कि अगर कोई पर्सनल चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो रही है, या इक्विपमेंट चेंज हो रहा है, या कोई प्रोसीजर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए एमओसी रन करने की ज़रूरत होती है। तो सपोज एक इक्विपमेंट जो है वो हायर किया गया है, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेक श्योर करें कि उस इक्विपमेंट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन जो रिक्वायरमेंट थी वो सही है, या जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट थी, जो इक्विपमेंट सप्लाई हो उसके मुताबिक है, तो फिर उसको इंस्टॉल किया जाए या हुक ऑन कर लिया जाए। और इस न्यू इंट्रोडक्शन की वजह से जो प्लांट के दूसरे जो इक्विपमेंट हैं या जो प्रोसेस सेफ्टी का अगर कोई बाकी एलिमेंट हैं उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। और अगर फर्स्ट के वहाँ पे पीएसएम नहीं है तो उसके बावजूद उस प्लांट के जो डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, जो इक्विपमेंट इंस्टॉल हैं, उनके ऊपर चेक करना पड़ेगा कि क्या फर्स्ट के जी एक नई मशीन इंट्रोड्यूस कराई गई है, उसके लिए क्या सफिशेंट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मौजूद है। अगर वापडा के थ्रू नहीं है या लोकल सप्लाई कंपनी के थ्रू नहीं है, जनरेटर के थ्रू है, तो क्या जनरेटर इस तरह कैपेबल है कि इस नया जो पीस ऑफ इक्विपमेंट जो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है उसमें उस रिक्वायर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो जितनी भी इंस्पेक्शंस होती हैं वो एक प्रॉपर प्रीपेड चेकलिस्ट के मुताबिक होती हैं, ताकि उसकी इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड मौजूद हो, जिसकी बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा। रिस्क असेसमेंट का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, चेकलिस्ट का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, मीटिंग्स का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, जिसके बेसिस पे फैसला किया जाएगा कि क्या रिस्क लेवल हाई है, मीडियम है या लो है, या सेफ टू स्टार्ट द इक्विपमेंट है। अगर सेफ टू स्टार्ट द इक्विपमेंट है तो फिर बिस्मिल्लाह, स्टार्ट द बटन एंड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।